जंगल में बहू का फलों का घर, घरेलू सामान। माँ जी देखो ना, ये घर की दीवारों से कितनी मिट्टी खिसक रही है। ऐसा ही रहा तो एक दिन हम भी घर के साथ दफन हो जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोल बहू, ऐसे कैसे दफन हो जाएंगे? माँ भाभी सही तो कह रही हैं। देखो ना, ये घर कितना पुराना हो गया है। अब तो घर को मरम्मत की जरूरत है। जब घर पुरखों के जमाने का है तो कुछ ना कुछ परेशानियां तो आएंगी ही। आज ही मैं रमेश से इस बारे में बात करता हूँ। शाम में जब रमेश अपनी दिहाड़ी करके वापस आता है, बेटा नौकरी का कुछ जुगाड़ हुआ या दिहाड़ी में ही जिंदगी बितानी है? आपको तो पता है बाबूजी, ये दिहाड़ी का काम भी कितनी मुश्किल से मिला है। कई जगह नौकरी की बात की है लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। घर की मिट्टी दिन पर दिन सरक रही है, घर को मरम्मत की जरूरत है। माफ करना बाबूजी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं मरम्मत करवा सकूं। आपको तो पता है 150-200 रुपए की दिहाड़ी में क्या होता है। अब इतने में परिवार चलाया जाए या घर की मरम्मत हो, इतने बड़े घर की मरम्मत के लिए कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च है। रमेश की बात सुनकर जयेश भी शांत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें रमेश की बात सही ही लगती है। जिसकी दिहाड़ी 150 रुपए हो, वो घर पाले या घर बनाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बच्चे बाहर खेल रहे थे। रिंकी, चल पड़ोस वाली चिंटू और किट्टू को बुलाकर लाते हैं, साथ में खेलेंगे। हाँ भैया, चलो चलते हैं। रिंकी और सोनू अपने पड़ोस के अमीर घर के बच्चों को बुलाने जाते हैं, जहां दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। किट्टू तो हमारे साथ खेलने चलेगी? हाँ, पहले ब्रेकफास्ट कर लो तो। चिंटू और किट्टू मजे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनकी प्लेट में ढेर सारे फ्रूट्स थे, वहीं गिलास में फ्रूट जूस। पहले अपना ब्रेकफास्ट खत्म करना, उसके बाद ही कहीं जाना। ऐसे खेलने के लिए नहीं जाना है। सोनू और रिंकी, तुम वेट करो। बेटा ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके ही तुम्हारे साथ जाएंगे। जिसके बाद चिंटू और किट्टू जल्दी जल्दी अपना सारा ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं। दोनों जब तक नाश्ता कर रहे थे, रिंकी और सोनू रहकर उन्हें ही देखते हैं कि क्या खा रहे हैं। वहीं जैसे ही दोनों नाश्ता करके उनके पास आते हैं, चलो दोस्तों अब हम चलते हैं। दोस्त, तुम लोग अभी नाश्ते में क्या खा रहे थे? हमारे यहाँ तो हम चाय, रोटी या सूखी रोटी का ही नाश्ता करते हैं। तुम गरीब हो ना, इसीलिए सूखी रोटी का नाश्ता करते हो। हमारे यहाँ तो हमेशा ही बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। आज मेड नहीं आई थी, इसलिए मम्मी ने फ्रूट चाट दिया था। केला, सेब, अनार, ये सब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अरे फ्रूट जूस से बॉडी में विटामिन, कैल्शियम और बॉडी हाइड्रेट रहती है। मतलब ये फल स्वादिष्ट के साथ हेल्दी भी होते हैं। तो क्या दोस्तों, तुम हमें फल खिलाओगे? अरे ये क्या बात हुई? हम जैसे अमीर दोस्त मिले हैं, इतना काफी नहीं है जो तुम्हें हम फल भी खिलाएं? अपनी मम्मी से जाकर मांगो, हम नहीं खिलाएंगे। हमारे साथ खेलना है तो ऐसे ही खेलो। जिसके बाद सोनू और रिंकी का मुंह बन जाता है। अब उन्हें भी फल खाने की लालसा होती है। वहीं घर आकर दोनों अपनी माँ से फल खिलाने की जिद करने लगते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा दिहाड़ी मजदूरी करके बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाकर तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। क्या इतना काफी नहीं है कि अब तुम्हें फल भी चाहिए? मुझे भी सेब, अनार, संतरे टेस्ट करने, मैंने कभी नहीं खाए। हाँ माँ, हमें भी टेस्ट करना है। दादी आप ही कहो ना माँ से कि हमें भी फ्रूट खिलाएं। बेटा ऐसे जिद नहीं करते मेरे बच्चों। माँ के पास पैसे नहीं है ना, माँ कहाँ से फ्रूट खिलाएगी तुम्हें? देखो पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। अगर तुम्हें फ्रूट खिला सकते तो जैसे किट्टू का घर है, हम भी तो वैसे घर में ही रहते। ऐसे छोटे घर में थोड़ी ना रहते। तो हमको कभी फ्रूट खाने नहीं मिलेगा दादी? मिलेगा बेटा, बहुत सारा फ्रूट मिलेगा। शांति अपनी मीठी मीठी बातों से दोनों पोता पोती को शांत करा देती हैं। जिसके बाद दोनों बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। कभी वो फ्रूट का ठेला देखते या दोस्तों को खाते हुए देखते तो माँ से जिद करते, लेकिन पैसे की कमी के कारण कभी भी सुनैना बच्चों को फ्रूट नहीं दिला पाती। एक दिन, अजी घर का राशन खत्म हो गया है, राशन लाना है। सब्जी, दाल, चावल, आटा, तेल, मसाला कुछ भी नहीं है। अच्छा रुको। फिर रमेश अपनी जेब से 450 रुपए निकालकर सुनैना को देता है। 4 दिन की दिहाड़ी है, इसी में ले लो जो लेना है। ये तो बहुत कम है। इतना सारा राशन इतने कम पैसों में कैसे आएगा? बेटा जो भी आए इसी में लेते आ, फिर दिहाड़ी आएगी तो फिर और राशन आ जाएगा। ठीक है माँ जी। फिर रमेश काम पर चला जाता है और सुनैना थैला उठाकर बाजार जाने लगती है कि तभी, माँ मुझे भी बाजार ले चलो। माँ मैं भी चलूंगा बाजार। आप लोग कहीं नहीं ले जाते, कम से कम बाजार तो ले ही चल सकते हो। माँ मुझे भी बाजार जाना है, ले चलो ना।
बच्चों के बहुत जिद करने पर सुनैना बच्चों को अपने साथ बाजार ले जाती है और जब बाजार में सुनैना सामान लेने लगती है। मम्मी देखो ना, वो फल वाले के यहाँ कितनी रसीले स्वादिष्ट फल है, दिला दो ना। माँ देखो ना, उसके यहाँ तो केले भी हैं, केले ही दिला दो। माँ दिला दो ना फल। इस तरह बच्चे एक बार फिर अपनी माँ से बाजार में खड़े होकर फल की जिद करने लगते हैं। भैया कितने का दिया सेब? दीदी 150 रुपए किलो। और ये केले, ये तो सस्ते होंगे ना? हाँ ये सस्ते हैं, मात्र 100 रुपए दर्जन। एक नंबर माल है, एक बार खाओगे तो बार बार मुन्ना फल वाले की दुकान से ही फल ले जाओगे। फल के दाम सुनकर ही सुनैना सोच में पड़ जाती है। 450 रुपए में अगर 100 रुपए के फल ही ले लूंगी तो राशन कहाँ से आएगा? क्या हुआ दीदी, दे दो 1 दर्जन केले? नहीं भैया, रहने दो। सुनैना आगे बढ़ जाती है। जब खरीदना नहीं रहता तो फालतू में टाइम खोती करने आ जाते हैं। वहीं सुनैना बच्चों को जैसे तैसे समझा बुझाकर घर का राशन लेती है और घर जाती है, जहां वो देखती है कि घर की छत पहले के मुकाबले नीचे आ गई थी। पापा जी, माँ जी, मुझे तो अब ये घर देखकर डर लग रहा है। आज बाहर से घर देखकर ऐसा लगा जैसे छत बहुत नीचे आ चुकी है। हाँ बेटा, आज दोपहर में अचानक से हमें घर में झटका लगा और ऐसा लगा घर थोड़ा सा अंदर जमीन में धंस गया। अब तो भाभी इस घर में डर लगता है। सुनैना का ससुराल का घर पुराना था, बहुत सालों से मरम्मत न होने की वजह से अब वो घर टूटने की कगार पर था। फिर भी घर वालों के पास कोई और सहारा न होने की वजह से वो उसी छत के नीचे रह रही थी। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन जब बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे थे और सुनैना चूल्हे के आगे खाना बना रही थी, नव्या सबके कपड़े फोल्ड करके रख रही थी। तभी अचानक से घर में एक और जोर का झटका लगता है और जमीन बीच से 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। ये देखकर बहू और घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। बहू, मुझे लगता है ये घर जमीन में धंसने वाला है। देख तो कैसे जमीन बीच में से फट गई। माँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, भाभी कुछ तो करो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। अभी अचानक से पूरा घर डगमगाने लगता है। अरे जल्दी से घर से बाहर निकलो, ये छत गिरने वाली है, घर अंदर धंस रहा है। आनन फानन में सभी घर वाले बाहर भागते हैं। रमेश और सुनैना अपने बच्चों को जल्दी से गोद में उठाकर बाहर आते हैं। जैसे ही सभी घर के बाहर आते हैं, घर मिट्टी में मिल जाता है। पूरा का पूरा घर जमीन में धंस जाता है। ये देखकर घर के लोग काफी दुखी हो जाते हैं। आज अगर किसी से उधार लेकर भी ये घर बनवा लिए होते तो ये नौबत ना आती। अब तो हालात ऐसे हैं कि बिना छत के रहो, झोपड़ी बनाने तक के भी पैसे नहीं है। बहू, अब रोने गाने का कोई फायदा नहीं है। सभी बैठकर शोक मना रहे होते हैं। अब घर का कोई आसरा न होने की वजह से घर वाले बाहर खुले में ही रहने लगते हैं। और वहीं जब दोनों सास बहू अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाती हैं। अरे पहले से ही जब पता था कि घर पुराना है, गिरने वाला है, तो इंसान अपना इंतजाम करके रखता है। अब देखो ना, आ गई नौबत सड़क पर रहने की। अरे इन गरीबों को कुछ दिनों के लिए रख भी लो, लेकिन ये हमारे घर को ही अपना समझकर हड़पने की फिराक में रहते हैं। भाई हम कोई मदद नहीं कर सकते, खाना हो तो एक समय का खाना भी दे देंगे, लेकिन घर में नहीं रख सकते, हमारी भी फैमिली है। पड़ोसन भले ही उन्हें ताना देती, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं थी। वो अपने घर से खाना बनाकर लाकर उन्हें देती हैं। ये लो, खाना खा लो, बच्चे भी भूखे होंगे, उन्हें भी खिला दो। धन्यवाद सुषमा काकी। सुनैना बच्चों को खाना खिलाती है और सास ससुर नंद और पति को भी पड़ोसनों का दिया हुआ खाना देती है। लेकिन जैसे ही खुद खाने लाती है कि तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है। बेटी, अगर कुछ मिल जाता तो मदद हो जाती। मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बूढ़ी माँ, ये 2 रोटी है, लो आप खा लो। सुनैना अपने हिस्से का खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती है और बूढ़ी अम्मा खाकर प्रसन्न हो जाती है। बेटा, तुमने आज मुझे खाना देकर बहुत पुण्य का काम किया। मैं कई दिनों की भूखी थी। धन्यवाद बेटी। बूढ़ी वहां से चली जाती है। भाभी, एक तो हमारे रहने के लिए छत नहीं है, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, और तुम हो कि पड़ोसनों से मिला हुआ खाना भी उस बुढ़िया को दे दिया। कोई बात नहीं, वो मुझसे ज्यादा भूखी थी इसीलिए। रात में सभी ऐसे खुले में ही सोते, जिससे सबको बहुत ठंड लगती है। सारा दिन धूप में रहना और रात में खुले में सोने से घर वालों की तबीयत भी बिगड़ रही थी। वहीं आए दिन पड़ोसन ने सुनैना और उसके ससुराल वालों पर दया खाकर उन्हें खाना दे देती थी। लेकिन वो बूढ़ी अब रोज आती और सुनैना अपने ससुराल वालों और खुद के खाने में से थोड़ा सा बचाकर उसे दे देती। ये देखकर अब ससुराल वालों के साथ पड़ोसनों को भी बुरा लगता और वो उन्हें खाना देना बंद कर देती हैं, जिसके कारण अब सब घर वाले भूखे रहते हैं। तुम सभी पर हमने दया खाकर तुम्हें खाना दिया और तुम उसमें भी किसी अनजान बुढ़िया का हिस्सा लगा रहे थे।
तुम तो यहाँ खुले में भी रहने लायक नहीं हो। जिसके बाद सारे पड़ोसी मिलकर सुनैना और उसके ससुराल वालों को वहां से भगा देते हैं और ससुराल वाले इसका ब्लेम बहू को करते हैं। तभी वो बूढ़ी वहां फिर से आती है। लो आ गई आपकी चाही थी बूढ़ी अम्मा। अब खाना न मिले तो भीख मांग कर खिलाना इन्हें। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? कुछ नहीं अम्मा, मैं जानती हूँ बेटी तुम किस परेशानी से गुजर रही हो, लेकिन आज मैं कुछ मांगने नहीं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। चलो मेरे साथ। बूढ़ी अम्मा भी सभी ससुराल वालों को बीच जंगल में ले जाती है। देखो काकी, हम आपकी उम्र का लिहाज करते हैं, हमें ये बीच जंगल में क्यों लेकर आई हो? हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, थोड़ा सब्र रखो। बूढ़ी बीच जंगल में बहू और उसके ससुराल वालों को एक फलों के बागान में ले जाती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये फलों का बागान मेरा है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ये संभाला नहीं जाता। बेटा अब तुम सभी इसे संभालो और इससे मिलने वाले फल भी तुम्हारे हैं, शायद तुम्हें इससे कोई मदद मिल जाए। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। वहीं फलों का इतना बड़ा बगीचा देखकर घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो क्या अब हम यहाँ इस जंगल में पेड़ों के बीच रहेंगे? तो क्या हुआ जी, क्या ही बुराई है? देखो तो कितने सारे फल हैं। एक समय था कि फल खाने नहीं मिलते थे, अब तो हम यहाँ चाहे जितने फल खाएं और जूस पिए। सही कहा माँ जी आपने, यहाँ बहुत सारे फल पेड़ से टूट कर गिरे हैं। फिलहाल तो हम अभी इन्हें खाकर पेट भर सकते हैं। वाह मम्मी, इतने सारे फल हमने कभी सोचा नहीं था, ये तो बहुत बढ़िया है। अब तो हम बिना पैसे के ढेर सारे फल खा सकते हैं। जिसके बाद सभी बागान में गिरे हुए फल उठाकर उनमें से खराब फल छांट देते हैं और अच्छे फल खा लेते हैं। अब जब हम इस बागान में हैं तो इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जिसके बाद सुनैना और बाकी घरवाले मिलकर बगल में घिरे हुए सारे फलों को एक जगह बटोर कर उनमें से अच्छे और खराब फल अलग कर लेते हैं। जिसके बाद पूरे बागान में वो अच्छे से साफ सफाई करते हैं और सारे सूखे पत्तों को बटोर कर जला देते हैं। जिसके बाद बहू और रमेश दूर नदी से पानी भरकर लाकर पेड़ों को पानी देते हैं और सभी मिलकर बाग को अच्छे से रखने लगते हैं। ये देखकर एक गौरैया उनके पास आती है। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, इस बागान की कितनी सेवा करते हो, लेकिन आप लोगों के पास तो घर ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये बागान जादुई है। आप लोगों ने यहाँ के पेड़ पौधों की खूब सेवा की, इसीलिए अब आप इस बागान के फल इस्तेमाल कर सकते हो। इस बागान के फलों की खासियत है वो ये कि ये हमेशा ताज़े रहते हैं, कभी सड़ते और गलते नहीं, इसीलिए ये जादुई है। और तुम तो जादुई चिड़िया हो। बूढ़ी अम्मा की लेफ्ट हैंड हूँ। अब मुझे भी उनकी याद आती है, बस एक मौसमी फल खिला दो, मैं भी उनके पास जा रही हूँ। सुनैना प्यार से गौरैया को मौसमी खिलाती है। जिसके बाद गौरैया उड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है कि इस बागान के फल जादुई हैं, कभी सड़ते गलते नहीं। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? बहु रात होने वाली है और जंगल में हम कैसे खुले में सोएंगे? शेर चीता कुछ आ गया तो? माँ, अब तक जब शेर चीता नहीं आया तो अब क्या आएगा? अब हमें और खुले में रहने की जरूरत नहीं है माँ जी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इन फलों से घर बनाएं। जैसा कि उस नन्ही गौरैया ने बताया कि ये फल कभी सड़ते गलते नहीं हैं, तो हमारा घर हमेशा फलों की खुशबू से महकता रहेगा और मजबूत भी रहेगा। सुनैना का आइडिया घर वालों को काफी पसंद आता है। जिसके बाद सभी घर वाले मिलकर बागान में गिरे हुए बाकी फल बटोरने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो फल उन्होंने पहले सड़े गले समझकर साइड करके रखे थे, अब वो भी एकदम अच्छे हो गए थे। मम्मी, ये तो जादू हो गया। नहीं बेटा, ये भगवान का आशीर्वाद है और किसी को इस बारे में बताना नहीं। जिसके बाद सुनैना और बाकी घरवाले मिलकर सेब, संतरा, अंगूर, अनार, आम सारे फलों से बागान के बीच में एक बड़ा सा फलों का घर तैयार करते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस घर में संतरों के तोरण लगाए जाए, जिससे पूरा घर संतरों की खुशबू से महकेगा। फिर सुनैना संतरों को धागे में पिरोकर उसका तोरण तैयार करती है और घर के दरवाजे पर लगाती है। मैंने सोचा नहीं था ये घर इतना आलीशान बनेगा। आम और सेब से बनी ये दीवारें कितनी मजबूत हैं और फलों की खुशबू से तो मन महक गया। बहू, अब जोरों की भूख लग रही है,
पापा जी, मैं अभी आपके लिए फ्रूट चाट बना देती हूँ। सुनैना सभी के लिए फ्रूट चाट बनाती है और सभी को वो काफी पसंद आता है। सभी अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं कि पहले फल खाना भी कितना मुश्किल होता था और आज उनके पास फलों के सिवा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मम्मी, अब रोज रोज फल खाकर बोर हो गए हैं, अब खाना भी तो चाहिए। कितने दिन फल खाएंगे? हाँ भाभी, सोनू सही कह रहा है। क्यों ना मैं इन फलों को बाजार में बेचाऊं, इससे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। हाँ जी, ये ठीक रहेगा। और बाजार में अगर 10-20 रुपए कम में भी बेचोगे तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि बाजार में फ्रूट महंगे हैं। जिसके बाद रमेश बागान से ढेर सारे आम, अमरूद, केला, मौसमी, संतरा और हर तरह के फल बोरी में भरकर बाजार में बेचने जाता है। एकदम ताजे रसीले फल देखकर लोग रमेश के पास से फल खरीदते हैं और देखते ही देखते सारे फल खरीद लेते हैं। वहीं जंगल में बहू फलों के घर में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो आप? हमने घर तो बना लिया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खाली खाली है। क्यों ना हम इन फलों से ही घर के सामान को तैयार करें? लेकिन कैसे बहू? माँ जी, आप देखते जाओ बस। जिसके बाद सुनैना सेब के पेड़ से ढेर सारा सेब तोड़ कर लाती है और उससे एक बड़ी सी अलमारी तैयार करती है और घर में फैला हुआ सारा सामान और कपड़े अलमारी में डाल देती है। वहीं जब रमेश घर आता है, पता है सुनैना, आज अच्छी कमाई हुई बाजार में। इतने ताजे फल देखकर किसी ने बाकी फल वालों से फल खरीदे ही नहीं। लेकिन ये क्या, आज घर बहुत सिमटा सा लग रहा है। कुछ नया किया है क्या? तभी रमेश की नजर सामने रखी सेब से बनी अलमारी पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये सेब की अलमारी? हाँ जी, जब हम फलों से घर बना सकते हैं तो सेब की अलमारी क्यों नहीं? मैं तो सोच रही हूँ कि संतरों से बैठने वाला काउच और अमरूद से टेबल कुर्सी भी बना लिया जाए। बैठने उठने के लिए आसानी हो जाएगी। बहुत बढ़िया विचार है ये तो। संतरे के काउच काफी सॉफ्ट भी होंगे। जिसके बाद सुनैना रमेश की मदद से फलों से बड़ी सी टेबल बनाती है और फिर कुर्सी भी, और ढेर सारे संतरों से सुनैना बैठने के लिए काउच तैयार करती है। वाह बहू, ये संतरे से बना काउच कितना आरामदायक है, बड़ा ही सॉफ्ट सा। अब तो मैं इसी पर बैठा करूंगा, बड़ा आराम है इस पे। बहू, सोने के लिए अगर फलों का बिस्तर भी बन जाता तो मजा आ जाता। इसमें कौन सी बड़ी बात है माँ जी, फलों का बिस्तर भी बन जाएगा। फिर सुनैना बागान में उगे ढेर सारे केलों से बड़ा सा एक बेड तैयार करती है और तकिया भी बनाती है। माँ जी, आप इस पे सोकर बताओ, बेड आरामदायक तो है ना? शांति जी केले से बने बिस्तर पर लेटती हैं। अरे वाह बहू, ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। केलों से बना बेड और तकिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। चलो, अब मैं ये फल बेचकर कमाए पैसे से घर के लिए राशन ले आता हूँ। रमेश बाजार जाकर घर के लिए दाल, चावल और आटा और सब्जियां लेकर आता है। वहीं फलों के बागान में बहू देखती है कि आज वहाँ एक बड़ा सा तरबूज उगा है। भाभी, ये तरबूज कितना बड़ा है। हाँ ननन जी, मैं तो सोच रही हूँ घर में चूल्हा नहीं है, मिट्टी का चूल्हा बनाने से अच्छा इसी का चूल्हा बना दूं। देखो ना, तुम्हारे भैया राशन का सामान भी ले आए। जिसके बाद सुनैना तरबूज के अंदर का सारा तरबूज निकालकर घर वालों को खाने के लिए दे देती है और फिर उसके छिलके से एक बढ़िया सा चूल्हा बनाती है और उसी पर आज सभी के लिए दाल, चावल, सब्जी, रोटी बनाती है। बहू, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तूने तरबूज के छिलके से बने चूल्हे पर आज खाना बनाया है। ये सब कितना यूनिक और नया सा है। हाँ माँ जी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। जिसके बाद सुनैना केलों के पत्तों पर सभी को खाना परोसती है। वाह बहू, आज तो खाने में मजा आ गया। बहुत ही स्वाद है खाने में। बहुत दिन बाद इतना बढ़िया खाना खाने को मिला है। हाँ मम्मी, आज तो ये सब्जी रोटी ज्यादा टेस्टी लग रही है। देख रही हो सुनैना, पहले ये दोनों फल खाने की जिद करते थे और अब खाना ही पसंद आ रहा है। सभी बच्चों की हरकत पर सब हंसने लगते हैं। वहीं अब रोजाना रमेश बाग से फल तोड़कर बेचने के लिए लेकर जाता और वहीं सुनैना बाग की देखरेख करती, फल के पेड़ पौधों की सिंचाई करती और पूरे बागान को साफ रखती। वहीं आए दिन चिड़िया, बंदर और अन्य जानवर आते तो उन्हें खाने के लिए केले और फल भी देती। एक दिन बाजार में, भैया ये आम कैसे दिए? 150 रुपए के 1.5 किलो। भैया, खुद का नुकसान करवाना है क्या? बाकी लोग तो 200 रुपए किलो दे रहे हैं और आप फल तो पूरे बाजार में सबसे ताजा है, फिर भी इतना सस्ता। हाँ, ताकि जो फल नहीं खा सकते वो भी खरीद कर खा सके। ठीक है, 2 किलो दे दो। वैसे तुम्हारी सूरत जानी पहचानी लग रही है। तुम हमारे पुराने पड़ोसी रमेश हो ना? हाँ जी जी, मैं रमेश ही हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन अब कहाँ रह रहे हो? तुम्हारा तो घर भी जमीन में धंस गया था। अब हम जंगल में रहते हैं, आप आइए कभी। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। जिसके बाद सुषमा फल लेकर वहां से चली जाती है और मोहल्ले की सारी औरतों को इस बारे में बताती है।
अरे हाँ, वो करीब जंगल में रह रहे हैं, चलो हम भी देख कर आते हैं, थोड़े मजे ही ले लेंगे उनके। हाँ हाँ। माँ मैं भी चलूंगा आपके साथ जंगल में, मुझे भी रिंकी और सोनू से मिलना है। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी। यहाँ पड़ोसन ने सुनैना के जंगल में बने फलों के घर जाने की तैयारी कर रही थी, वहीं फलों के बागान में बने घर में। सुनैना, आज हमारी पुरानी पड़ोसन मिली थी, वो घर आने के लिए कह रहे थे, तो मैंने भी कह दिया है। ठीक है, आइए मिल लीजिए। जब पड़ोसी आने वाले हैं तो फिर तो तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। हमारे घर में ढंग के बर्तन भी नहीं है। भाभी, क्यों ना हम बागान में उगे बड़े फलों से डिजाइन करके बर्तन बनाए? हाँ हाँ, ये बढ़िया रहेगा। जिसके बाद सुनैना और नव्या बड़े बड़े फलों पर डिजाइन करके उनसे बर्तन तैयार करती हैं और फलों से ये एक बढ़िया सा किचन सेट बनाती हैं। वहीं जब पड़ोसन जंगल में बहू के बड़े से फलों के बागान के घर में आती हैं तो वो इतना बड़ा फलों का घर देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे सुने ना, ये क्या, फल से कौन घर बनाता है? ये जब सड़ जाएंगी तो खूब बदबू आएगी। ये फल से बना घर, इसके फल कभी नहीं सड़ेंगे, बल्कि दिन ब दिन जैसे पुराने होंगे वैसे ही और खुशबूदार होंगे। देखो, आ रही है ना खुशबू। बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ जंगल में खाने पीने के लिए क्या ही मिलता होगा। तभी नव्या एक बड़े से संतरे से बनी ट्रे में ऑरेंज जूस और एप्पल जूस लेकर आती है। आंटी जी, आप लोग जूस पीजिए, हम खाने का इंतजाम करते हैं। पड़ोसन जूस पीती हैं जो कि काफी रिफ्रेशिंग था। इतना रिफ्रेशिंग जूस तो बाजार में भी नहीं मिलता। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। सारी पड़ोसनें बड़े ही चाव से जूस पीती हैं। तभी सुनैना फ्रूट चाट और पाइनएप्पल केक लेकर आती हैं। ये लीजिए, मैंने आपके लिए फ्रूट चाट और पाइनएप्पल केक बनाया है। बच्चों, तुम्हारे लिए ये फ्रूट जेली चॉकलेट है। जो कल तक गरीब थे उनके पास आज इतना सब कुछ देखकर पड़ोसनें हैरान रह जाती हैं। उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे इतने अच्छे दिन आ जाएंगे। अब तो तुम्हारे यहाँ फलों की वर्षा होती है। इतने फल तो हमारे यहाँ भी नहीं है। बढ़िया है, भगवान जैसे देता है छप्पर फाड़ कर देता है। पड़ोसन अंदर ही अंदर जल रही थी कि पहले उनकी हालत कितनी बेकार थी और आज देखो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा भी था कि आखिर क्यों उन्होंने सुनैना और उसके ससुराल वालों के साथ पास्ट में इतना बुरा बर्ताव किया। नाश्ता पानी के बाद सुनैना पड़ोसनों के पास आती है। चलिए, खाना तैयार है। खाने में आज सुनैना ने तरह तरह के पकवान बनाए थे, साथ में फ्रूट खीर भी बनाई थी। वहीं सुनैना सभी को खाना फ्रूट से बनी क्रॉकरी सेट में परोसती है। सुनैना का डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल, चेयर और खाने के बर्तन और खाना सब कुछ देखकर पड़ोसनें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। ये डिनर सेट तुमने खुद से बनाया सुनैना? जी हाँ, ये डिनर सेट, टेबल, कुर्सी और घर का हर सामान। पड़ोसनें अब सुनैना की और उसके घर वालों की मेहनत देखकर खूब तारीफ करती हैं। वहीं खाने के बाद जैसे ही वो संतरे से बने काउच पर बैठती हैं उन्हें खूब आनंद आता है। ये काउच तो बहुत सॉफ्ट है। ये तुम्हारे बेड पर मैं लेट कर देख सकती हूँ? हाँ हाँ। श्रद्धा बेड पर लेटकर देखती है। पल भर में उसे नींद आ जाती है। सारी पड़ोसनें एक एक करके पूरे घर का मुआयना करती हैं और सब कुछ देखकर हैरान होती हैं। और अंत में जब वो जाने लगती है तो सुनैना सभी को ढेर सारे फल विदाई के रूप में देती है। हमें माफ करना सुनैना, हमने तुम्हारी पूरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज तुम्हें यहाँ ऐसे देखकर खुशी हुई। पुरानी बातें भूल जाना सुनैना, हो सके तो हमें माफ कर देना। चलो अब हम चलते हैं। जिसके बाद सभी वहां से चली जाती हैं। वहीं अब सुनैना फलों से अच्छे अच्छे घरेलू सामान और घर के सजावट के सामान बनाकर बाजार में बेचती। वहीं रमेश तरह तरह के फ्रूट ले जाकर बाजार में बेचता, जिससे कुछ ही दिनों में उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। बेटा, नव्या की शादी भी करनी है, याद है ना? और क्या हम आजीवन यहीं रहेंगे? अब तो पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं। नहीं पापा, आजीवन नहीं रहेंगे, बस कुछ दिन और। अब हम अपने गांव का फिर से घर बनवा रहे हैं, फिर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। जिसके बाद रमेश कुछ ही दिनों में गांव का घर बनवाने के लिए मजदूर लगवा देता है और गांव में एक बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर तैयार करवाता है। अजी, कब तक बाजार में ऐसे ही फल बेचेंगे? वो सुपरमार्ट है ना, बाजार में वो खाली कर रहा है। क्यों ना हम उस दुकान को किराए पर लेकर फल से बने घरेलू सामान और फल बेची वहाँ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है भाग्यवान। जिसके बाद सुनैना और रमेश बाजार के सुपरमार्ट के दुकान किराए पर लेकर वहां अपनी खुद की फल और फल से बने घरेलू सामान की दुकान खोलते हैं। उनके दुकान में यूनिक चीजें होने के कारण जल्दी ही दुकान चल पड़ती है और कुछ ही दिनों में उनका गांव का घर भी तैयार हो जाता है। देखो तो सुनैना और रमेश ने कितना बढ़िया घर बनाया है, बड़ा और सुंदर है। सभी पड़ोसनें देखती हैं कि सभी घर वाले अब अपने गांव के घर में शिफ्ट होने आ रहे हैं। सुनैना अपने नए घर को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती है और कुछ ही दिनों में वो नव्या के लिए एक बढ़िया सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देती है।
वहीं बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं और दोनों फल की दुकान पर फल और उससे बने सामान बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। उस दिन बूढ़ी अम्मा ना मिली होती तो हमारे पास आज कुछ ना होता। अजी चलिए जल्दी से सारा माल बेच देते हैं, फिर बागान में सफाई करने भी तो जाना है। दोनों पति पत्नी दुकान शाम में जल्दी से अपना काम निपटाकर रोज फलों के बागान में साफ सफाई करने जाते और महीने में कभी कभी बहू अपने घर वालों के साथ फलों के बागान में अपने फल से बनाए घर में पिकनिक मनाने जाती हैं। साथ में सोनू और रिंकू अपने दोस्त किट्टू और चिंटू को भी लेकर जाते हैं। चिंटू, मजा आ रहा है ना हमारे फलों से बने घर में? हाँ दोस्त, बहुत ही मजा आ रहा है। ये काउच पर बैठकर उछलने में तो और भी ज्यादा। देखा ना कितना सॉफ्ट है। हमारी मम्मी ने अपने हाथ से बनाया है। तो तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो जो हमें यहाँ पिकनिक मनाने साथ लेकर आए हो। बच्चों देखो, मैंने तुम्हारे लिए फलों से टेडी बनाया है, बताओ कैसा बना है। वाह आंटी, ये तो और भी ज्यादा प्यारा है। अब बहू अपने फेस से बने घर में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहती है और भी फल के घरेलू सामान बनाकर बेचा भी करती है।